एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। लास्ट क्लास में आप लोग एलिमेंट्स में हमने लैंथेनाइड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज भी हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। देखो यहाँ पर ना हम सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही करने वाले हैं जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है। वो क्वेश्चन ना इतनी बार रिपीट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, क्यों होता है ऐसा। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हेडिंग तो सेम वही है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। देखो हमारे ना EU+3 एंड SM+3 ये दो हैं। SM+3 ये दो लेंथेनाइड्स हैं, ठीक है। इन दो लेंथेनाइड्स की ना एक तो इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू और दूसरी इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या जिसको हम कह सकते हैं इसकी एक्चुअल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, एक तो होती है कैलकुलेटेड वैल्यू, एक होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये देखो यहाँ पर ना इनमें डिफरेंस होता है। ये सिर्फ स्पेशल केस ना इन दोनों लेंथेनाइड्स के लिए ही है, EU+3 एंड SM+3, और किसी के लिए ऐसा नहीं है, इन दोनों के लिए है। इसीलिए क्वेश्चन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इन दोनों ही केस में क्या होता है, हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना वो अलग अलग आती हैं। ठीक है, बाकी सब में ऐसा नहीं होता, उसमें जो हमारे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है वो एक ही आएगी। ठीक है, लेकिन इन दोनों केसेस में हमारी अलग वैल्यूज़ आती हैं। देखो उससे पहले ना हम एक चीज़ समझनी है, इनको तो हम निकाल लेंगे क्या वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन हम ये कैलकुलेटेड वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये अलग अलग क्या सीन है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ना ये समझो कि हमारे ना दो टेम्परेचर होते हैं। अभी मैं यहीं पे समझा रही हूँ, बाकी बाद में करना है आपको। देखो एक तो हमारा होता है नॉर्मल टेम्परेचर, एक होता है हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो तो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर भी। ठीक है, जैसे भी आपका जो रूम टेम्परेचर होता है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट होता है, करते हैं हम लैब में, वो एक रूम टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है। उस रूम टेम्परेचर को हम कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। तो वो तो हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है एक, स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो होती है 0 डिग्री पे। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो क्या है हमारा 0 डिग्री। ठीक है, तो जो हमारा ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है ना, इस पे तो हम निकालते हैं कैलकुलेटेड वैल्यूज़। मतलब ये जो हम कैलकुलेटेड वैल्यू लेंगे ये हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, और जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये हमारे किस पे है, नॉर्मल टेम्परेचर पे। और ये होता भी है नॉर्मल टेम्परेचर पे ही तो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना अपनी लैब में। तो वो हमारे जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी एक्चुअल वैल्यू होंगी, ऑब्जर्व वैल्यू होंगी या एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे वैल्यू होती हैं वो हमारी होती हैं कैलकुलेटेड, जो हमारी यहाँ पर अलग अलग आएंगी। अब इन दोनों वैल्यूज़ में ना बहुत डिफरेंस होता है, डेविएशन होता है। क्यों होता है ये, इसका रीज़न जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को रखते हैं अलग अलग कि क्या होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ आ गई, स्टैंडर्ड और नॉर्मल टेम्परेचर का क्या सीन है। तो नॉर्मल टेम्परेचर याद रखना, जो हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हमारे रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे होते हैं। तो जो भी हमारी एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ रही हैं। ठीक है, ये इस ट्रिक को हमेशा याद रखना। तो अब इनकी वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। देखो
जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो EU+3 की वो वैल्यू आती है 0, ठीक है। इस केस में वो वैल्यू क्या आती है 0, और SM+3 की वैल्यू वो क्या आती है 0.85, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज़ तो हमारी आती हैं मैग्नेटिक मोमेंट की, ठीक है, ओके। अब एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल वैल्यूज़ क्या आती हैं, जो हम नॉर्मली एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, तो जो वो वैल्यूज़ आती हैं ना, वो इसकी वैल्यू 3.3 टू 3.5 तक आती हैं, 3.3 टू 3.5 BM इसका जो यूनिट है, BM बोहर मैग्नेट्रॉन, ये भी लिखनी है, ठीक है। तो इसकी तो 0 BM तक आई, इसकी 0.85 BM आई, और इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है EU+3 की, यानी जो हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे निकाली है, वो वैल्यू ना इतनी आई है। अब यहाँ पर कैलकुलेटेड तो इतनी थी, लेकिन आ गई इतनी सारी वैल्यू, काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है ना, 0 से डायरेक्ट 3 पे जंप कर गई, तो इसमें तो बीच में डिफरेंस काफ़ी हो गया ना। इसी तरीके से हमारा SM+3 है, इसकी जो वैल्यूज़ होती है ना, वो 1.4 टू 1.6 या फिर 7 BM तक होती हैं, ठीक है। इसकी ये वैल्यूज़ होती हैं, तो इसमें भी कुछ डिफरेंस है, 0.85 था, यहाँ पे डायरेक्टली 1.4 तक हो गया, 1.5 तक, ठीक है। तो डिफरेंस उसमें भी हुआ है। अब इसका क्या रीज़न है कि यहाँ पर ये डिफरेंस हुआ है? क्या हमारी दोनों वैल्यू सेम नहीं आ सकती थी? बाकी सब में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ इन 2 केसेस में ही है। बाकी जितने भी लेंथेनाइड्स हैं, उनमें आप चाहे नॉर्मल टेम्परेचर लो, चाहे स्टैंडर्ड टेम्परेचर लो, मतलब किसी भी तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। उनकी वैल्यू एक नहीं आ रही है, मतलब बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल एक जैसी नहीं है, लेकिन उसके काफ़ी क्लोज आएगी। लाइक अगर किसी की वैल्यू 2 है, तो दूसरे की वैल्यू 2.1 आ जाएगी, 2.2 आ जाएगी, पर इतना डिफरेंस तो नहीं होगा, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ में इतना डिफरेंस तो नहीं होगा, तो इसमें ही डिफरेंस हो रहा है, इन दोनों में ही। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न अब हम जानते हैं। तो पहले तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ना सिर्फ इसी तरीके से आ जाता है कि आप इसकी डायरेक्टली जो वैल्यू आती है वो बता दो, कि मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होती है EU+3 की, या फिर पूछ लेंगे कि एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, दोनों की। चलिए, ये तो हो गया। अब हम इसका रीज़न जानते हैं। देखो, ये जो हम वैल्यूज़ निकालते हैं, वो किससे निकालते हैं? जो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला होता है, ये वाला, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज़ निकालते हैं। लेकिन ये जो वैल्यूज़ निकालता है ना ये फॉर्मूला, ओनली फॉर ग्राउंड स्टेट निकालता है ये। इस फॉर्मूले से, बाय दिस फॉर्मूला, बाय दिस फॉर्मूला ओनली ग्राउंड स्टेट only ground state magnetic moment value can be calculated, ठीक है। only ground state magnetic moment can be calculated, but excited moment, but excited state mu कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ये वर्ड ध्यान रखना, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, बट एक्साइटेड स्टेट म्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय दिस। तो इस फॉर्मूले से ना सिर्फ ग्राउंड स्टेट का मैग्नेटिक मोमेंट तो निकल सकता है, ठीक है, बट एक्साइटेड स्टेट का जो म्यू है वो इससे नहीं निकल सकता। इसीलिए यहाँ पर वैल्यू में डेविएशन दिखने को मिलता है, ठीक है। तो हमें ऐसा क्यों है कि ग्राउंड स्टेट का ही निकलता है? तो भाई फिर क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ ग्राउंड स्टेट में नहीं है सारे इलेक्ट्रॉन्स? इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे हायर लेवल्स में भी हैं, एक्साइटेड स्टेट में भी हैं, तभी तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं हम, ठीक है। देखो,
जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उससे वैल्यू जो है इसकी ज़्यादा आ गई, ठीक है। आनी थी इतनी, कैलकुलेटेड तो इतनी है, लेकिन हमें जो स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो तो यही है इसकी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, लेकिन हमने जो है इतनी निकाल दी। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि फॉर्मूले से तो सिर्फ ग्राउंड स्टेट का ही मैग्नेटिक मोमेंट आता है, बट हमारा जो एक्साइटेड स्टेट का मोमेंट है वो कैलकुलेट नहीं हो पा रहा था। तो जो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं म्यू, वो सिर्फ हमारा ग्राउंड स्टेट का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर ज़ीरो वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स तो आ ही नहीं रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, उनको भी निकाला। तो जो इसमें एक तो रीज़न हो गया ये कि इस फॉर्मूले से ना सिर्फ ग्राउंड स्टेट का ही निकल पा रहा है, एक्साइटेड स्टेट का मैग्नेटिक मोमेंट नहीं निकल पा रहा है। दूसरा रीज़न क्या होगा, दूसरा रीज़न ये है कि होगा कि एट नॉर्मल टेम्परेचर, higher levels of EU+3 and SM+3 at normal temperature, higher levels of EU+3 and SM+3 are also populated. ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर कह लो या फिर ये रूम टेम्परेचर, ऐसा और किसी में नहीं होता है। देखो यहाँ पर ना अगर एक ग्राउंड स्टेट है तो लैंथेनाइट्स के सारे इलेक्ट्रॉन्स ना इसी ग्राउंड स्टेट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा इस केस में नहीं होता, ये बाकी सब लैंथेनाइट्स के साथ होता है, लेकिन इन दोनों के साथ ना अलग स्पेशल केस है कि इन दोनों में ही ना, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन होते ही हैं ग्राउंड स्टेट में, लेकिन ये जो एक्साइटेड स्टेट है ना यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये रीज़न ज़्यादा वैल्यू का यही है कि यहाँ पर हायर लेवल भी पॉपुलेटेड हो रहे हैं, इनके जो हायर लेवल्स हैं उनमें भी पॉपुलेशन है, उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसी वजह से इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है, इसी वजह से इस वाले की भी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है आपका इसका कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिर्फ ग्राउंड स्टेट में होते हैं लैंथेनाइट्स के, लेकिन इन दो केस में स्पेशल ऐसा होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हायर लेवल्स में भी होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और उनकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो फिर ज़्यादा आएगी ही, ठीक है। उसकी वैल्यू तो जब आप निकालोगे वो ज़्यादा ही आएगी ना, इसलिए ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो ये डेविएशन का रीज़न ये होता है कि हमारे जो नॉर्मल टेम्परेचर पे देख रहे हैं हम, ज़्यादा वैल्यू आने का मतलब है कि वहाँ पर हायर लेवल भी पॉपुलेटेड हो रहे हैं, तो जब हम उनका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो वो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। ये रीज़न होता है इसका। तो ये वाला क्वेश्चन ना घुमा फिरा कर कई तरीके से पूछा जाता है, इसको आपको इस तरीके से पूछ लेंगे कि कौन से जो होते हैं हमारे पॉपुलेटेड होते हैं, किन की वैल्यू सेम होती है, किन की वैल्यू में डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको ना कुछ एग्जांपल देती हूँ एक दो बार आए हुए क्वेश्चंस का कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। Consider the ions EU, GD, SM, LU।
the observed and calculated magnetic moment the observed and calculated magnetic moment values are closest for the pair अब इसमें ना आपको ऑप्शन दे देंगे ऐसे। तो आपको ना ये इस तरीके से क्वेश्चन दे देंगे कि कंसीडर द आयन, ये 4 आयन्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि किसके ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्लोजेस्ट होगी, किस पेयर की जो है साथ साथ होगी, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा जिसमें। तो अभी हमने देखा कि जो EU+3 और SM+3 है उस केस में तो डेविएशन होता है, उस केस में तो हमारी कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा था, एक 0 थी, एक 3.35 तक थी, ठीक है। तो उसमें तो हमारी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा था। यहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ क्लोजेस्ट वाली बतानी है हमें, ज़्यादा डेविएशन वाली नहीं बतानी है, क्लोजेस्ट जिसकी हो। तो बाकी जितने लेंथेनाइट्स होते हैं ना EU और SM को छोड़कर, उन सब की पास पास ही आती है वैल्यूज़, उसमें ज़्यादा वैल्यूज़ आती ही नहीं है, क्योंकि उनके सारे लेवल्स जो होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में होते हैं, हायर लेवल्स में कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है, इस वजह से अब इसका आंसर क्या लगाना चाहिए आपको। देखो जिसमें भी EU SM है वो तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये तीनों तो हो नहीं सकते, इसमें भी EU था, इसमें SM, इसमें SM, तो इनके तो हमारी वैल्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा डेविएशन देखने को मिलता है, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए हमारा, ये वाला, क्योंकि इन दोनों में हमारी क्या वैल्यूज़ आती हैं, पास पास ही वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, म्यू इक्वल टू G√J+1। चलो आप इसको अपना होमवर्क ही मान लो, इन दोनों की आपको कैलकुलेट करके दिखानी है, ठीक है। कमेंट करना, बताना मुझे आंसर क्या होगा इसका। ये हमारा G√J+1 फॉर्मूले से आपको लिखना है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, फिर SLJ की वैल्यू निकालो, सीधा G की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में पुट करो आंसर, ठीक है। चलो ये तो हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को ना दूसरे तरीके से भी दे देते हैं, अब हम उसको भी देखते हैं कि कैसे देते हैं। और ये बहुत ही ना रिसेंट क्वेश्चन है, बहुत ही रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, ये नेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें है पेयर ऑफ lanthanide ion, pair of lanthanide ions which show significant deviation between the experimental
between the experimental and calculated magnetic moments. Calculated magnetic moments. तो ये क्वेश्चन कैसे दिख रहा है? पेयर ऑफ लेंथेनाइड आयंस बताने आपको विच शो सिग्निफिकेंट डेविएशन बिटवीन, मतलब एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट्स में जब डेविएशन दिखेगा हमें, डेविएशन मतलब काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा, अलग अलग वैल्यूज़ देखने को मिलेगी। तो ये किस केस में मिलते हैं? कौन से पेयर होते हैं हमारे? EU+3 एंड SM+3, इन दो पेयर्स में देखने को मिलती है। अब आपको क्वेश्चन में ना ऐसे ऑप्शन दे देंगे कि ये दे दिया, मान लो साथ में कुछ और दे देंगे, ये दे देंगे और कुछ दे देंगे ऑप्शन में। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसे दो पेयर ढूंढने हैं, यानी इन दोनों को ढूंढना है, EU SM को, ठीक है। जहाँ पर भी ये देखने को मिल गए, मान लो कि वहाँ पर डेविएशन की बात हो रही थी, तो डेविएशन है इन दोनों में, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के बार बार पूछा जा रहा है। दो तरीके से तो मैंने बता दिया कैसे पूछा गया है, ठीक है। अब किसी में ना नोट भी लग सकता है यहाँ पर कि विच डज नॉट शो एनी डेविएशन, ये भी बोल सकते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, अगर डज नॉट शो एनी डेविएशन वाली बात आ गई ना, यानी कोई डेविएशन शो नहीं कर रहे हैं, तो उसका मतलब वैल्यूज़ क्लोज हैं, तो उसमें फिर इन दोनों के अलावा जो पेयर होगा वो आंसर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद ना एक क्वेश्चन और करते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आया हुआ है, और ये एक्टिनाइड से है हमारा। देखो एक्टिनाइड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन आते हैं हम डायरेक्टली बस उसको सॉल्व करके देख लेंगे, उसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो लेंथेनाइड वाला पार्ट जो कराया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब इसमें ना एक्टिनाइड में यूरेनियम जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो यूरेनियम से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो यहाँ पर ना एक क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है, फॉर मोनोआयनिक कॉम्प्लेक्स क्या है? ये वाला, for monoionic complex is the correct coordination number, the correct coordination number, पूरा ही लिख, coordination number and geometry is, इसमें आपको ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बता दें। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जो हमारे लिगेंड एटम्स अटैच होते हैं आपके मेन उससे, मेटल से, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया है वो कितना आया है? 8, क्योंकि यहाँ पर जो है डोनर सिर्फ ये वाला है और इसमें से नाइट्रोजन भी डोनेट कर रहा है, तो 2 तो नाइट्रोजन है, तो 2 हमने लिख दिए, ठीक है। ये नहीं है, 3 हमारे यहाँ से ऑक्सीजन और 2 बाहर से, कुल मिलाकर हो गए 6, तो ये 6 और +2 8 हो गए टोटल। तो यानी टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो तो 8 है। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है ना, जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो होती है हेक्सागोनल बाइपिरामिडल। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, अगर डायरेक्टली आ गया तो आप लगा दोगे, और अगर नहीं पता है तो तुक्का मत लगाना वहाँ पर कि इसकी कुछ और हो सकती है, 8 होता है तो स्क्वायर एंटीप्रिज्म लगा दो या फिर कुछ और बना दो उसको, ऐसा मत करना। जो आपको पता है उतना ही करके आना है बस। तो अगर आपको याद है हेक्सागोनल बाइपिरामिडल तो लिख के आना, अदरवाइज तो नहीं, ठीक है। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ये होती है, ओके। एक क्वेश्चन ना जनरली मैं लिखवा नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ कि किस तरह का एक क्वेश्चन था। एक था कि जो FF ट्रांजिशन होते हैं उसमें जो हमारे सिग्नल्स आते हैं वो शार्प आते हैं या फिर ब्रॉड आते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो हमारे FF ट्रांजिशन होंगे ना उनमें हमारे शार्प सिग्नल देखने को मिलते हैं,
ठीक है, इस तरीके से जो है शार्प सिग्नल देखने को मिलते हैं। ब्रॉड होता तो फिर ऐसे होता, तो हमारे इसमें ना शार्प सिग्नल देखने को मिलते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर ना हमेशा मोर देन 6 ही होगा, ग्रेटर देन 6 देखने को मिलता है। जैसे इसमें 8 था ना, तो मोस्टली जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो ग्रेटर देन 6 ही देखने को मिलता है, और जो हमारी पीक्स होती हैं वो शार्प ही पीक्स होती हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि किस तरह की वो होती है। ठीक है, सॉरी इसमें ना एक करेक्शन है, यहाँ पर ना थ्राइज है, ये क्वेश्चन में ना थ्राइज है, तो ये कैसे आएगा देखो, इसको देखते हैं एक बार। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ना 8 आ रहा था और स्ट्रक्चर हेक्सागोनल बाइपिरामिडल है, ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये 3 कैसे आ रहा है यहाँ पे, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे आ रहा है वो देखो। पहले तो ये ऑक्सीजन है, 2 तो ये दे रहा है, ठीक है, प्लस ये वाला जो है इसमें नाइट्रोजन भी देगा और ऑक्सीजन भी देगा। तो जो ये NO3 होता है ये हमारा होता है बाइडेंडेंट लिगेंड, ये हम कोऑर्डिनेशन में आगे पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। तो ये बाइडेंडेंट लिगेंड होता है, तो ये हमारे इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो है डोनेट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो दोनों ही डोनेट कर रहे हैं, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन 2, और इसमें टोटल कितना है 3, तो 2 × 3 कितना हुआ 6, तो 2 + 6 कुल मिलाकर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आया 8। तो टोटल देने वाले कितने लोग हैं यहाँ पर 8 हैं, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 8 आया है। अब इसकी ना ऑक्सीडेशन स्टेट और देख लेते हैं, जो हमारा ये वाला पार्ट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख लेते हैं। इसमें यूरेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो इसको हम x मान लें, प्लस 2 × ऑक्सीजन पे कितना होता है -2 प्लस 3 इस पे -1 इज इक्वल टू -1, x -2 4 -1, तो x -7 इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 7 -1 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जो यूरेनियम है ना वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब यूरेनियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है ना, तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हेक्सागोनल बाइपिरामिडल होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है इसमें, तो उसको सही कर लेना, वहाँ पर 3 था। और ये बाइडेंडेंट लिगेंड वाली बात होती है, ये कई जगह पूछ लेते हैं क्वेश्चन इसी तरीके से, तो ध्यान रखना जब भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये दिए हुए हैं तो दोनों ही क्या करते हैं, हमारे डोनेट करते हैं, तो ये दोनों हमारे होते हैं, ये बाइडेंडेंट लिगेंड बन जाते हैं। ठीक है, कहीं से भी मिलेंगे तो क्वेश्चन ट्राई करते रहना। बाकी आपकी वीडियोस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लेना। ओके, कीप लर्निंग।